अनुच्छेद 106 तक पढ़ने के बाद में आज हम उसको आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अर्थात आज हम अनुच्छेद 107 को पढ़ने का प्रयास करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में जो अनुच्छेद 107 है उसमें लिखा हुआ है कि विधेयक का पुनः स्थापन और उसको पारित करना। आप शब्दों को समझिए। सबसे पहले यहाँ सारे शब्द बहुत आसान हैं, केवल एक शब्द को छोड़ करके। एक टिपिकल हिंदी का वर्ड यहाँ दिया हुआ है, ये पुनः स्थापन। इस पुनः स्थापन का मतलब जान लीजिए। पुनः स्थापन का मतलब होता है लाना या फिर इंट्रोड्यूस करना। ठीक है, किसी चीज को प्रस्तुत कर देना, इंट्रोड्यूस कर देना। ठीक, आप समझ गए बात को। अब आपको मन में ये विचार आ रहा होगा कि ये विधेयक क्या है। सबसे पहले आप विधेयक को जान लीजिए। देखिए, संसद में जब भी हमें कोई कानून बनाना है, हमें कोई विधि बनानी है, तो सबसे पहले ऐसा तो है नहीं कि राष्ट्रपति के मन में आया उसने कानून बना दिया, प्रधानमंत्री के मन में आया उसने कानून बना दिया। कोई निश्चित प्रोसीजर होता होगा, एक निश्चित क्रियाविधि उनको फॉलो करनी होती होगी। एग्जैक्टली ऐसा ही होता भी है। एक्चुअल में क्या होता है, जब कोई बिल या कोई विधेयक आता है, विधेयक बनाया जाता है, कोई कानून बनाया जाता है, तो कानून बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो विद्वान होते हैं, जो उस फील्ड से रिलेटेड जो विद्वान होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, वो पहले एक प्रारूप तैयार करते हैं, एक फॉर्मेट तैयार करते हैं। वो लिखते हैं सारा कुछ कि भाई सपोज करो कृषि कानून है, खेती से संबंधित कानून है, तो सबसे पहले वो लिखेंगे कि इस फसल का इतना टाइम है, इतना इसका समर्थन मूल्य है, इतने में ये बिक रही है। वो पूरी डिटेल उसमें लिखेंगे सारा। ठीक है, तो जब वो कानून बनाएंगे सबसे पहले वो ड्राफ्ट तैयार करेंगे और एक प्रारूप तैयार करेंगे। तो उस प्रारूप में क्या है, वो मेन चीज़ों को पॉइंट वाइज लिखेंगे। उसकी सारी चीज़, उसको एक खाका तैयार कर लिया उन्होंने, एक मसौदा तैयार कर लिया। ठीक है, वो मसौदा तैयार हो गया। अब उस जो मसौदा बनाया है विद्वानों ने, एक पर्टिकुलर फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने, अब वो मंत्री को दे देंगे, जो भी उस संबंधित विभाग का जो मंत्री होगा। मंत्री उसको पेश करेगा, उसको इंट्रोड्यूस करेगा, चाहे लोकसभा में चाहे फिर राज्यसभा में। ठीक है, संसद के आप जानते हो संसद के 3 अंग होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और तीसरा अंग राष्ट्रपति होता है। तो यहाँ राष्ट्रपति का काम अभी नहीं है, राष्ट्रपति का काम बाद में आएगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है, जो प्रारूप बनाया है, जो फॉर्मेट बनाया है, इस फॉर्मेट को लोकसभा में या फिर राज्यसभा में किसी भी एक सदन में इसको पेश किया जाएगा। कैसे पेश करेंगे, क्या इसका प्रोसीजर होता है, देखिए। सबसे पहले पेश किया, उसको पढ़ के सुनाया। ठीक है, उसकी एक एक कॉपी वितरित कर दी सभी सदस्यों में। अब सभी सदस्यों ने उसको पढ़ा, उसके बाद में इस पर चर्चा होगी। ठीक है, उसके ऊपर चर्चा होगी, भाई इसकी क्या कमियां हैं, क्या इसके फायदे हैं। तो जो सरकार इसको लेकर के आ रही है वो इसकी फायदे बताएंगे, सारे प्लस पॉइंट इसके बताएंगे। जो विपक्ष है वो इसकी खामियां गिनवाएगा, इसमें जो कमियां हैं उनको उजागर करने का प्रयास करेगा। कहने का मतलब दोनों तरफ से इस पर चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद में क्या होगा, इस पर मतदान किया जाएगा। इस पे होगा मतदान, वोटिंग, कि कितने लोग तो इसके पक्ष में हैं और कितने लोग इसके विपक्ष में हैं। कितने लोग ये चाहते हैं कि ये जो विधेयक है, जो ये फॉर्मेट जो तैयार किया है, इसको आगे एक कानून के रूप में इसको मान्यता मिलनी चाहिए, और कितने लोग इसके विपक्ष में हैं। तो मतदान हो जाएगा। तो मतदान होने के बाद में ये क्या हो जाता है, पारित हो जाता है। जैसे ही जो ये प्रारूप था, ये पेश किया, चर्चा की, मतदान किया गया, अब ये पारित हो गया। पारित होने के बाद में इसको क्या कह देते हैं हम, विधेयक अर्थात बिल। इतनी बात समझ आई। तो ये तो मैंने आपको समझाया कि विधेयक क्या होता है। ठीक है, अब इस विधेयक के ऊपर अब क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होगा, ये प्रेसिडेंट क्या कर देगा, इस पे अपनी सहमति दे देगा। ठीक है, क्या कर देगा, सहमति दे सकता है, या फिर प्रेसिडेंट इसको सहमति नहीं दे सकता है, सहमति रोक सकता है, या फिर उसको वापस पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। राष्ट्रपति के पास में ये 3 ऑप्शन है। ठीक है, तो क्या होगा, राष्ट्रपति अगर इसको अपनी अनुमति दे देता है तो अब क्या है, जो ये बिल था, यहाँ ये विधेयक था, अब ये एक्ट बन जाएगा, अर्थात यहाँ ये एक विधि बन जाएगी, एक कानून बन जाएगा यहाँ। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये विधेयक क्या है। ठीक है, अब मैं इस विधेयक को आपको बताता हूं कि विधेयक क्या है। वैसे हम बात करें तो जो विधेयक होते हैं वो 4 प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है साधारण विधेयक, ठीक है, सिंपल बिल, ऑर्डिनरी बिल। एक होता है धन विधेयक, जिसको हम बोलते हैं मनी बिल।
एक हो सकता है वित्त विधेयक, फाइनेंशियल बिल। एक हो सकता है संविधान संशोधन विधेयक अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। एक एक बात को ध्यान से सुनना है। ये 4 प्रकार के विधेयक, साधारण विधेयक किसी कोई साधारण कानून हमें बनाना है तो वो साधारण विधेयक है। धन विधेयक मतलब जब टैक्स से संबंधित कोई मामला है, टैक्स लगाना है, टैक्स को घटाना बढ़ाना है, ठीक है, सरकार का टैक्स से संबंधित कोई बिल लेकर के आना है तो उसको हम बोलेंगे धन विधेयक। वित्त विधेयक मतलब धन विधेयक है तो वो फाइनेंशियली रिलेटेड, कहने का मतलब है तो वो पैसे से ही रिलेटेड, लेकिन धन विधेयक से वो अलग है, वो वित्त विधेयक। संविधान में संशोधन करने के लिए अगर हमें विधेयक लेके आना है तो वो संविधान संशोधन विधेयक। यहाँ पर जो हमारी चर्चा आज होनी है वो कंप्लीटली नंबर 1 का जो है आपका साधारण विधेयक, उसके बारे में बात करेंगे। बात समझ गए आप? ठीक है, केवल हम साधारण विधेयक को कैसे पेश किया जाएगा, कैसे उसको पारित करेंगे, क्या मतदान होगा, कैसे कैसे उसका प्रोसीजर है, कौन कौन से चरणों में ये प्रक्रिया संपन्न होगी, संपूर्ण विधायी प्रक्रिया आज हम बात करेंगे और केवल हम साधारण विधेयक के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि आज का जो विषय वस्तु है वो किसके बारे में है। ठीक है, आपको समझ में आ गया? साधारण विधेयक के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, साधारण विधेयक जो होता है वो बेसिकली 2 प्रकार का हो सकता है। कैसे 2 प्रकार का हो सकता है उसको जान लीजिए। एक हो सकता है सरकारी विधेयक, एक हो सकता है गैर सरकारी विधेयक या फिर निजी विधेयक, इसको भी जान लीजिए। देखो, जो मंत्री होता है वो सरकार का हिस्सा होता है, बात समझ आ गई? मंत्री जो है वो सरकार का हिस्सा है। तो अगर मंत्री किसी विधेयक को पेश कर रहा है, कोई बिल लेकर के आ रहा है, ठीक है, कोई नया कानून बनाना चाह रहा है, तो अगर जिसको मंत्री पेश करे, मंत्री जिसको पेश करे वो सरकारी विधेयक होता है और इस विधेयक के लिए हमें 7 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। अब मान चलो लोकसभा के अंदर हम इस बिल को लाने जा रहे हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष को हमें 7 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी कि जी आज के 7 दिन बाद हम इस विधेयक को लाने वाले हैं। अगर मंत्री कर रहा है, सरकार का हिस्सा अगर विधेयक को पेश कर रहा है तो वो सरकारी विधेयक। और अगर कोई गैर मंत्री अर्थात कोई अन्य सदस्य है, कोई सांसद, लोकसभा का सांसद हो सकता है, राज्यसभा का सांसद हो सकता है, वो इस विधेयक को पेश कर रहा है तो उसको हम कहेंगे निजी विधेयक या फिर गैर सरकारी विधेयक। और इस विधेयक को 1 माह पहले हमें सूचना देनी पड़ेगी जिस भी सदन में हम इसको पेश करने जा रहे हैं। इसका मतलब महत्वपूर्ण ज्यादा सरकारी विधेयक है, इसकी वैल्यू ज्यादा है। केवल 7 दिन के नोटिस पे हम इसको पेश कर सकते हैं, वहां हमें 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। पहले 1 महीने पहले हमें पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके पास होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसके पारित होने के चांसेस कम होते हैं। आपको ये बात क्लियर होगी? अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि जो आपका प्रोसीजर है, क्या प्रोसीजर, कि साधारण विधेयक को किस तरीके से पेश किया जाएगा, किस तरीके से उसको पारित किया जाएगा, इसका क्या प्रोसीजर है। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है साधारण विधेयक को संसद में लाया जाना, उस पर चर्चा करना और उसको पेश करना, उसको पारित करना, उसको पास करवाना किसी भी एक सदन से, ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है ये विधि निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत आती है, इसलिए इसको कई बार आपको मिलता है विधायी प्रक्रिया। ये विधायी प्रक्रिया है। तो ये विधायी प्रक्रिया जो है वो टोटल 3 चरणों में संपन्न होती है। मैं आपको बताता हूं वो 3 चरण किस प्रकार हैं, कैसे कैसे विधेयक जो है वो पास होता है। ठीक है, तो जो साधारण विधेयक होगा आपका आर्टिकल 107 के तहत, उस साधारण विधेयक को पारित करने के, उसको पास करवाने के 3 प्रमुख चरण होते हैं, या यूं कहें उसको 3 भागों में हम करके उसको पढ़ते हैं, उसके ऊपर चर्चा की जाती है। वो चरण कौन कौन से हैं वो आपको जानने चाहिए। देखिए, प्रथम चरण आप इसको कह सकते हो या प्रथम पाठन कह सकते हो कि पहली बार में कैसे उसको पढ़ा जाएगा, उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। जैसे ही विधेयक को लेके आए, उसको उस जो अब भी विधेयक नहीं है, एक्चुअल में वो एक मसौदा है, एक कच्चा चिट्ठा है। ठीक है, एक यूं कहें कि एक कच्चा डॉक्यूमेंट है। ठीक है, उस कच्चे डॉक्यूमेंट के अलग अलग
डिवाइड उसके अलग अलग पार्ट बने हुए हैं, उसमें उसकी लाभ हानियाँ, उसके क्या फ़ायदे होंगे, उस कानून बनने के बाद में क्या होगा, कानून से आम जनता को कितनी राहत मिलेगी या आम जनता कितना उसका नुकसान झेल पाएगी, सारी बातें उसमें लिखी होती हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, उसका सामान्य परिचय दिया जाता है। ठीक है, उसमें कोई चर्चा नहीं होती, ना ही उसमें कोई संशोधन किया जा सकता प्रथम चरण में, और प्रत्येक सदस्य को उसकी एक एक कॉपी बांट दी जाती है। भाई जो भी मंत्री है वो अपना उस डॉक्यूमेंट को उसने लिया, उसकी जो विभाग था, सपोज करो कृषि से संबंधित कोई बिल लेके आना है, तो कृषि का जो कृषि मंत्री है, कृषि विभाग ने कृषि मंत्री को वो सारा रिटर्न में वो डॉक्यूमेंट दिए, जो कानून बनना है उसके बारे में सब कुछ लिख करके उसको दिया। वो उसकी फ़ोटोकॉपी करवाएगा, फ़ोटोकॉपी करवा के प्रत्येक सदस्य को उसकी एक एक कॉपी दी जाएगी। एक एक सदस्य को कॉपी दे दी, वो उसके ऊपर सामान्य चर्चा है, ये इस पर कोई बहस नहीं होगी, इस पर कोई चर्चा नहीं की जाएगी। ठीक है, आप बस आपके हाथ में वो पेज आ गया, फोटोकॉपी आ गई, आप उसको बस एक बार रीड कर लो, उसको पढ़ लो। अब कई सदस्य उठ के ये बोल रहे हैं भाई इसमें ये पहले वाला पॉइंट गलत है, इसमें चौथे वाला पॉइंट गलत है, तो यहाँ इसमें पॉइंट को हटाना या पॉइंट को जोड़ना, यहाँ कुछ नहीं होगा। मैंने लिखा है यहाँ चर्चा भी नहीं होगी, यहाँ संशोधन भी, यहाँ बदलाव भी नहीं होगा, केवल आपको पढ़ने के लिए दिया है, आप बस पढ़ के शांत रहो, सामान्य चर्चा है केवल। ठीक है, कई बार ये पूरा प्रोसीजर हुआ। कई बार क्या होता है, कई बार कुछ केसेस में अगर उसको डायरेक्टली आपने गजट में छपवा दिया, गजट मतलब सरकारी समाचार पत्र, जो सरकारी समाचार पत्र में जब छप गया है, इसका मतलब सभी को समाचार पत्र तो सभी के पास आते हैं, सभी मंत्रियों के पास सरकारी जो है गजट आता है, तो वो गजट को पढ़ लेंगे प्रत्येक सदस्य, चाहे मंत्री हो चाहे गैर मंत्री हो। ठीक है, प्रत्येक सदस्य उसको पढ़ लेगा। इसका मतलब अगर उसको हमने गजट में प्रकाशित करवा दिया तो उसी को प्रथम चरण मान लिया जाता है। इसमें फोटोकॉपी देने की, संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गजट में अगर हमने छपवा दिया तो प्रथम चरण आपका कंप्लीट। अब दूसरे चरण की तरफ मूव करेंगे। दूसरे चरण में क्या होता है, देखिए जो दूसरा चरण है, या यूं कहें दूसरा जो पठन है, उसमें क्या होता है, उसको भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, पहले पार्ट में क्या होता है, सामान्य बहस होती है, ये सामान्य बहस लिखा हुआ है। ये पहले वाले पार्ट में क्या होगा, सामान्य बहस होगी। सामान्य बहस में क्या होगी, इस पर क्या होगा, सबसे पहले चर्चा की जाएगी। ठीक है, जो मंत्री है, जिस मंत्री ने इसको पेश किया है वो मंत्री इसको पढ़ेगा, उसके बाद में सामान्य चर्चा होगी। ठीक है, सामान्य चर्चा होगी। अब क्या करेंगे, इसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाएगा। प्रवर समिति का मतलब समझे आप, लोकसभा में पेश किया है तो लोकसभा की समिति होती है, अलग अलग समिति हम आगे पढ़ेंगे, अब बस यूँ समझ लो फिलहाल लोकसभा की कमेटी होती है, उसमें कुछ विपक्ष के कुछ पक्ष के सांसद होते हैं। ठीक है, उस प्रवर समिति को सौंप दिया जाएगा। प्रवर समिति को सौंप दिया, अब क्या करेंगे, अब उसको बाद में उसको संयुक्त समिति को सौंपेंगे, जिसमें राज्यसभा की समिति भी है और लोकसभा की, जिसमें दोनों के मेंबर हैं। प्रवर समिति का मतलब क्या हुआ, जिसमें केवल एक सदन के मेंबर हैं, सारे सदस्य लोकसभा के ही हैं, वो प्रवर समिति है। संयुक्त समिति नाम से पता लग रहा है, जिसमें लोकसभा के भी सदस्य हैं उस समिति में और राज्यसभा के भी सदस्य हैं उसमें, तो संयुक्त समिति को सौंप दिया जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, उसको समाचार पत्र में प्रकाशित करवा दिया जाएगा उसको। ठीक है, ये हो सकता है सामान्य बहस के दौरान ये होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपने देखा यहां भी एक्चुअल में कुछ बदलाव नहीं किया, यहां भी एक्चुअल में कोई चर्चा नहीं हुई, इस पे भी बस समिति को सौंपा है। अब समिति क्या करेगी, समिति को दे दिया, अब अगला काम समिति का शुरू होता है। हमने कमेटी को सौंप दिया, ठीक है, अगला काम कमेटी का शुरू होता है। अब दूसरी मैं जो है कमेटी लेवल की चर्चा की बात कर रहा हूं, तो पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। दूसरे वाले स्टेप में समिति स्तर पर चर्चा, दूसरा स्टेप नाम से पता लग रहा है, हमने लास्ट में समिति को सौंपा था, समिति ने उसको प्रकाशित करवाया समाचार पत्रों में, अब समिति अपना काम शुरू करेगी। ठीक है, समिति क्या करेगी, समिति उसको खंडों में विभाजित कर लेगी। जो बिल है, जो विधेयक आया है, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया, खंडों में विभाजित कर लिया, अलग अलग खंड में, कि भाई इसके फायदे क्या क्या हैं, एक खंड बना लिया, इसके नुकसान क्या क्या हैं, एक खंड बना लिया, किसानों को कितना फायदा होगा, ये खंड बना लिया, सरकार को कितना फायदा होगा इस कानून के आने से, वो खंड बना लिया। तो अलग अलग पार्ट में उसको डिवाइड कर लिया।
ठीक है। या फिर ऐसे मान लो अलग अलग समिति के स्तर पर अलग अलग पार्ट में उसको हमने डिवाइड कर लिया। अब क्या करेंगे, समिति प्रत्येक खंड पर चर्चा करेगी। अब समिति का काम है, समिति प्रत्येक एक एक जो उसके, मान के चलो हमने पूरे बिल को 5 भागों में डिवाइड कर लिया, तो समिति जो है, जिन समिति को हमने सौंपा है, वो समिति क्या करेगी, प्रत्येक खंडों पर उन पर चर्चा की जाएगी। और समिति को ऐसा लगता है कि इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए, तो वो आवश्यकता अनुसार उसमें संशोधन भी करेगी। ठीक है, तो यथावश्यक संशोधन भी किया जाएगा। अब समिति ने अपना काम किया, लास्ट में अब काम आता है, समिति ने अपना काम करके लास्ट में जो स्टेप बचता है वो होता है गहन विचार विमर्श का जो स्तर है। ये 3 द्वितीय चरण के अंदर मैंने 3 उपचरण बताए हैं। पहला क्या किया, सामान्य बहस हुई जिसमें हमने कमेटी को सौंपा था। दूसरे में क्या किया, कमेटी ने अपना काम किया, उसको डिवाइड करके अलग अलग खंडों में विभाजित करके उस पर चर्चा की, उनको लगा कि यहाँ संशोधन करना चाहिए, संशोधन किया। उसके बाद में गहन विचार विमर्श, तीसरा पार्ट। इसके बाद में तीसरा पार्ट क्या कहता है, इसमें सदन में खंडों पर चर्चा होगी। ठीक है, जो समिति ने अब विचार विमर्श कर लिया, जो उनको लगा, अच्छा लगा, जो बदलाव करना चाहा वो सब कर दिया, अब सदन में जाएगा, लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, जिस भी सभा में, जिस भी सदन में ये बात चल रही है, क्योंकि हम किसी एक सदन की बात कर रहे हैं। सदन में अलग अलग खंडों पर चर्चा होगी, अब उसमें संशोधन किया जाएगा। अब क्या होगा, अब इसको प्रत्येक जो खंड के अनुसार, जितने हमने 5 हिस्सों में डिवाइड किया था, तो उन 5 जो डिवाइड हमने 5 हिस्से बनाए हैं, उन 5 हिस्सों को उसको मतदान द्वारा पारित किया जाएगा। इस बात को समझो, मतलब 5 जो हिस्से हैं उस पर अलग अलग से मतदान किया जाएगा। 1 नंबर के हिस्से पर हमने देखा भाई कितने लोग एक नंबर वाले हिस्से को राजी, मतलब 1 नंबर वाला जो हिस्सा है, 1 नंबर वाला जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट को आप पारित करने जा रहे हो, आप चाहते हो कि ये पारित हो जाए, उस पर बहस होगी, उस पर मतदान किया जाएगा, फिर दूसरे वाले पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, पांचवे पे। इसका मतलब जो खंडों में उसको विभाजित किया, खंडों में ही हम अलग अलग वोटिंग करवा रहे हैं, 5 खंडों को हमने क्या कर दिया, पारित करवा लिया। तो ये दूसरा स्टेप हुआ, दूसरा चरण हुआ। अब बचा तीसरे चरण में क्या होता है, ध्यान कीजिए, अभी भी प्रॉपर तरीके से ये पारित नहीं हुआ है, अभी भी ये विधेयक नहीं बना है प्रॉपर तरीके से। अब अगला आप खंड देखिए, अगले खंड में क्या है, तीसरे चरण में क्या होगा। अब आपने देखा हमने इसको पार्ट में डिवाइड करके इसके ऊपर चर्चा की है, पार्ट में डिवाइड करके इसके हमने पक्ष विपक्ष के मतों को जाना है, पार्ट में डिवाइड करके इसके ऊपर हमने मतदान करवाया कि कितने लोग इसके पक्ष में हैं, कितने लोग इसके विपक्ष में हैं। क्या हमने ओवरऑल पूरे विधेयक पर बात की है? बिल्कुल नहीं। अब तीसरे चरण में, अंतिम चरण में हम पूरे विधेयक पर चर्चा करेंगे। यहाँ पार्ट्स की बात नहीं होगी, यहाँ संपूर्ण बिल की, संपूर्ण विधेयक की बात होगी। ठीक है, कंप्लीट जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी बात होगी। इसमें क्या होता है, संपूर्ण तीसरे वाले अंतिम जो चरण में संपूर्ण विधेयक पर चर्चा की जाती है। पक्ष वाले इसके फायदे बताएंगे, भाई ये है, विपक्ष वाले अपने नुकसान गिनवाएंगे कि इसके ये नुकसान है। तो पक्ष विपक्ष द्वारा इस पर बहस की जाती है, इसके ऊपर चर्चा की जाती है। ठीक है, जो संशोधन होने थे, जो बदलाव होना था, वो समिति स्तर पर हो चुका है। द्वितीय चरण मैंने बताया था, दूसरे चरण में। ठीक है, जितने बदलाव होने थे समिति ने अपने स्तर पर कर दिया, सदन ने जो खंडों में हमने विभाजित करके उसको ऊपर संशोधन किया था वो सब कर दिया। अब इसमें संशोधन कुछ भी नहीं होगा, संशोधन तो हम दूसरे वाले चरण में ही कर चुके हैं पहले, संशोधन इसमें नहीं होता, मैंने क्रॉस लगाया है। लेकिन व्याकरण संबंधी अशुद्धियों के ऊपर संशोधन किया जा सकता है। व्याकरण की अशुद्धियां हैं, कोई शब्द गलत लिखा हुआ है, कहीं छोटा ऊ की मात्रा आनी थी वहां बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है, कहीं पर ए की मात्रा आनी थी वहां पर आई की मात्रा लगी हुई है। कहने का तात्पर्य उस डॉक्यूमेंट में जो ग्रामेटिकल जो मिस्टेक हैं, या मैं यूं कहूं कि ग्रामेटिकल जो एरर्स हैं, उनको दूर किया जा सकता है, उनमें बदलाव किया जा सकता है। बिल में कोई भी बदलाव अब नहीं होगा। अब इसका मतलब इसको हम अब पारित मान लेते हैं। तो ये मैंने जो ओवरऑल सारी आपको जो कहानी बताई, ये केवल एक सदन की बात है, या लोकसभा में या फिर आप यूँ कह सकते हैं राज्यसभा में। ठीक है, अब दूसरे सदन में भेजेंगे, हमने सारी प्रोसीजर्स को फॉलो किया। अब दूसरे सदन में मान चलो ये सारा जो खेल हुआ है वो लोकसभा में हुआ है, अब हम इसको राज्यसभा में भेजेंगे। सेम प्रोसीजर राज्यसभा में भी फॉलो किया जाएगा। ठीक है, लोकसभा ने भेज दिया पारित करके,
राज्यसभा अभी इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रही, तो राज्यसभा कितने समय तक अधिकतम उसको रोक सकती है? ठीक है, कोई भी सदन, एक सदन से पारित होने के बाद में जब विधेयक दूसरे सदन में गया तो उसको अधिकतम कितने समय तक रोका जा सकता है? तो ध्यान करने वाली बात है, इसको अधिकतम 6 माह तक ही रोका जा सकता है। 6 माह तक अधिकतम, उससे ज्यादा नहीं रोके। ठीक है, अब मान के चलो राज्यसभा ने भी इसको पास कर दिया। अब ये कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास में, कि राष्ट्रपति इसको अनुमति दे, अनुमति ना दे, या फिर उसको पुनर्विचार हेतु लौटाए। ठीक है, तो अब दोनों सदन में जब विधेयक पारित हो चुका है, अब लास्ट ऑप्शन बचता है, लोकसभा में हो गया, राज्यसभा में हो गया, 2 अंग हो गए, संसद का तीसरा अंग याद कीजिए, कौन? राष्ट्रपति। अब ये विधेयक राष्ट्रपति के पास में जाएगा। 3 ऑप्शन होते हैं। 3 ऑप्शन कैसे? या तो वो उसको अनुमति दे दे, अगर राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी तो इस विधेयक को अब एक्ट बना दिया जाएगा, इसको विधि बना दिया जाएगा। अब कई बच्चों का प्रश्न ये हो सकता है कि सर पहले कहां लेके आए हम, किस प्रकार के विधेयक को कौन से सदन में भेजा जाए, ये कैसे डिसाइड हो? इसके भी कुछ खास बातें हैं, आपको जान लेनी चाहिए। कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिनको केवल लोकसभा में लाया जाता है, कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिनको केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। अब मैं आपकी ये भी कन्फ्यूजन दूर कर देता हूं कि कौन से विधेयक को पहले किस सदन में लाया जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। लोकसभा में, यहाँ मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ, पहले लोकसभा की बता देता हूँ कि कौन से ऐसे विधेयक हैं जिसको आवश्यक है कि पहले लोकसभा में ही लाया जाए। एक धन विधेयक, मनी बिल, मनी बिल को हमेशा और हमेशा लोकसभा में ही लाया जाएगा। इसका मैं कारण बता देता हूँ। देखिए, मनी बिल जो होता है, जो धन विधेयक होता है, वो टैक्स से संबंधित होता है। टैक्स में पैसा किसका है? जनता का पैसा है। टैक्स को घटाना है, बढ़ाना है, कम करना है, किसी नई जगह पे टैक्स को अप्लाई करना है, तो जनता का जो पैसा है उसका विषय है, तो उसको हम उसी हाउस में लेके आएंगे जिसमें जनता ने अपने प्रतिनिधि चुने हैं। और जनता ने अपने प्रतिनिधि कहाँ चुने हैं? लोकसभा में। हम लोग वोट डाल के लोकसभा के ही सदस्यों को चुन सकते हैं, राज्यसभा को तो हम चुनते ही नहीं है। ठीक है, उनको तो एमएलए वगैरह चुनते हैं। ठीक है, वित्त विधेयक ये भी पैसे से संबंधित है, और बजट, कहने वाला जब भी पैसे का मामला हो सीधा लोकसभा में भेज दो। क्लियर है बात? लेकिन कुछ विषय ऐसे भी हैं जिनसे संबंधित कोई मैटर है तो उसको राज्यसभा में ही लाया जाएगा। मतलब ऐसे विषय जिनके ऊपर कोई कानून बनाना चाहते हैं तो उन विषयों को हम राज्यसभा में पहले लेकर आएंगे। एक आर्टिकल 312 के तहत ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन करना है। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन करना है, किसी नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करना है। ठीक है, वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS, IPS, IFS, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। ये 3 वर्तमान में है। अब मान के चलो हमें चौथी भी कोई ऑल इंडिया सर्विस बनानी है, तो उसका जब बिल लाया जाएगा तो उसका बिल कहाँ लाया जाएगा? राज्यसभा में लाया जाएगा। ठीक है, अगली बात, आर्टिकल 249 को याद कीजिए। आर्टिकल 249 के तहत राज्य सूची के जो विषय होते हैं उन पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है। लेकिन अगर इमरजेंसी लगी हुई है तो इमरजेंसी की स्थिति में राज्य सरकार तो काम करती नहीं, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार इस पर कानून बना सकती है। ठीक है, या राष्ट्रपति कानून बना सकता है। अगली बात, उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है। आप भली बात ये जानते हो कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, आप जानते हो। तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति है, उसको हमें पद से हटाना है, तो उसको पद से हटाने का प्रस्ताव भी कहाँ लाया जाएगा? जाहिर तौर पे राज्यसभा में लाया जाएगा। लोकसभा से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है,